मौसम और मिसाइल इजराइल में दोनों ही बदले बदले नजर आ रहे हैं। जहां ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए इजराइल के ऊपर सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल के बदले मल्टीपल वॉरहेड वाले मिसाइलों के हमले तेज किए हैं, जिसके कारण देर रात हुए हमले में होलोन और रमदान सहित 3 जगहों पर फ्रेगमेंटेशन म्यूनिशन गिरे और वहां पर आगजनी की घटना हुई। साथ ही साथ कई गाड़ियां जली और इंजरी की भी रिपोर्ट की गई है, हालांकि कोई डेथ नहीं है। इस बीच कल से इजराइल का मौसम भी पूरी तरह से बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। कल थंडर स्टॉर्म था, उसके साथ ही कल डस्ट स्टॉर्म भी दिखा, लेकिन अब बदले मौसम में आप देखिए कि किस तरह से इजराइल में सुबह हुई बारिश के बाद मौसम कुछ तूफानी नज़र आ रहा है। मेडिटेरियन में आप देखिए तो भारी पैमाने पर इस वक्त जो है लहरों का शोर है। हवाएं जो हैं कुछ इस तरह से उछाल मार रही हैं और लहरें जो हैं वो इस तरह से तूफानी नज़र आ रही हैं। लहरों का तूफान नीचे और आसमान में अगर आप देखें तो मिसाइलों की गर्जना और उससे टैकल करता हुआ एयर डिफेंस सिस्टम। ये इस वक्त के हालात हैं तेल अवीव के, ये इस वक्त के हालात हैं इजराइल के। रात में तकरीबन 5 बड़े हमलों को अंजाम ईरान ने इजराइल के ऊपर दिया। हालांकि ज़्यादातर घटनाओं में फ्रेगमेंटेशन म्यूनिशन और वॉर हेड्स गिरे और इसके कारण आगजनी हुई, कई जगह पे गाड़ियाँ जलीं, कुछ इंजरी हुई और इसके साथ ही एक बार फिर एक नई सुबह, युद्ध का एक और नया दिन। और आज का दिन जो है आप देखिए इजराइल में अगर आप सड़कों पर देखें तो हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि आज फर्स्ट वर्किंग डे है। इंडिया में मंडे फर्स्ट वर्किंग डे होता है, लेकिन इजराइल में संडे फर्स्ट वर्किंग डे होता है। सैटरडे जो है यहाँ पर पूरी तरह से बंद होता है, कंप्लीट शटडाउन होता है, क्योंकि ये शबात का दिन होता है, धार्मिक दिन होता है। लोग बिल्कुल कामकाज नहीं करते, बाज़ारें बंद होती हैं। हालांकि युद्ध के कारण मैं आपको बताऊँ कि ज़्यादातर दफ्तर जो हाइब्रिड मोड से चल रहे हैं, स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, सरकारी दफ्तर भी हाइब्रिड हैं। और इस बीच हालांकि सड़कों पर चहल पहल थोड़ी ज़रूर दिखाई दे रही है, पर मौसम के बदले मिजाज के कारण समंदर के किनारे बिल्कुल आप देखिए तो खाली और वीराने दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर जो युद्ध क्षेत्र है उसके साथ साथ मौसम ने भी अपनी एक नई अंगड़ाई ले ली है। जैसे जैसे ईरान के हमले बढ़ते जा रहे हैं, होम कमांड और यहाँ इजराइल का प्रशासन इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि जो यहाँ पर ममाक बने हैं और जो यहाँ पर मिकलात बने हैं उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाए, क्योंकि जिस तरह से क्लस्टर म्यूनिशन गिर रहे हैं, लगातार लोग घायल हो रहे हैं। ऐसे में आप समझिए कि 1.5 दर्जन लोगों की जान अभी तक इजराइल में जा चुकी है, हज़ारों की संख्या में लोग घायल हैं और बढ़ती संख्या को देखकर स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करने की बात कही जा रही है। ऐसे में अगर हम कमर्शियल स्पेस में देखें, ऐसे में हम उन इलाकों में देखें जहाँ पर भारी संख्या में लोग काम करते हैं, ऑफिस या दफ्तर है, वहाँ भी दरअसल सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ऐसे इंतजाम जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे और जाहिर तौर पर इस वक्त बचाव की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में ये काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर एक ऐसा रूम है जिसे आप सेफ्टी रूम कह सकते हैं। इस रूम के साथ भी दरवाज़ा ऐसा है जो पूरी तरह से लोहे का बना हुआ है और ये लॉक हो जाता है इस तरह से। इस लॉक दरवाजे के साथ साथ इस कमरे को देखिए, इस कमर्शियल स्पेस में ऐसे बनाया गया है कि यहाँ काम करने वाले लोग जो हैं वो अपने बचाव के लिए यहाँ आएंगे तो उन्हें दरअसल यहाँ भरपूर ऑक्सीजन एयर प्यूरीफायर के साथ मिलेगा, जिसके लिए मशीन यहाँ पर बनाई गई है। ये मशीन जो है देखिए किस तरह से ऑपरेशनल होती है, ये भी हम आपको बताएंगे। पूरा कमरा देखिए एयर कंडीशन के साथ लगा हुआ है, वेंटिलेशन इसका अलग है, एग्जॉस्ट अलग है, मशीन अलग है। और ऐसी स्थिति में जब मिसाइल हमला हो, ये बचाव के लिए रूम है। ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर किसी भी तरह का केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल भी एनिमी करे, तब भी इस कमरे में अपना आप बचाव कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए इसकी खिड़कियाँ पूरी तरह से सील्ड आपको दिखाई देगी। इस खिड़की को देखिए, ये खिड़की जो है पूरी तरह से, ये देखिए ये पूरी आयरन सील्ड आपको दिखाई दे रही है। ये पूरा आयरन सील्ड है, ये देखने को भले ही आपको खिड़की दिखाई दे रही है, लेकिन ये मशीन कैसे काम करती है, कैसे एयर प्यूरीफाई करती है, कैसे आपके सांसों को थाम सकती है। रूम जब सील्ड हो जाए, किसी भी तरह का बायोलॉजिकल या किसी भी तरह का ऐसे केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करें तो आप कैसे जिंदा रहेंगे, ये भी इजराइल में इंतजाम किए गए हैं, जो कमर्शियल स्पेसेस में, खासतौर पर बाजारों में, अलग अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दिखाई देते हैं। जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि दरअसल इस वक्त युद्ध की स्थिति में इजराइल ने पहले से कितनी बड़ी तैयारी कर रखी थी और उन तैयारियों को किस तरह से अब अमली जामा पहनाया जा रहा है, जब 2 हफ्ते से ज़्यादा युद्ध का समय निकल गया है और ईरान के हमले और तेज होते नजर आ रहे हैं। तेल अवीव से मधुर कुमार।
बेरशेबा में मौजूद हूँ। दक्षिणी इजराइल का ये इलाका है और जिस तरीके से अगर बात करें तो पश्चिम में जहाँ जेरूशलम है, मध्य में तल अवीव है, बेरशेबा दक्षिण में और उत्तर में हाइफा, ये वो 4 शहर है जहाँ सबसे ज्यादा ईरान की तरफ से मिसाइल्स का, ड्रोन का हमला होता है। शाम होते ही सायरन बजने लगते हैं और लोग यहाँ पर कम हो जाते हैं, सड़कें लगभग सुनसान हो जाती है। मेरे पीछे आप देखिए किस तरीके से जो सड़क है वो काफी हद तक सुनसान ही इस वक्त आपको नजर आ जाएगी। तो शाम होते ही कर्फ्यू जैसा माहौल इस पूरे शहर में बनता हुआ नजर आता है। मैं जहां मौजूद हूं यहाँ पर इंडियन वर्कर्स है। 2023 7 अक्टूबर, उसके बाद जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पिछले साल भी मई का महीना 12 दिन की जंग हुई और बहुत नुकसान हुआ इजराइल का, और उस नुकसान के बाद पुनर्निर्माण का कार्य भारतीय श्रमिकों के खून और पसीने से किया जा रहा है और जंग के दौर में भी वो इजराइल का साथ देने के लिए तैयार है। भारत नहीं जा रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो निकलना चाहेंगे उनके लिए रास्ता बनाया जा सकता है, चाहे वो मिस्र में हो, कायरो जो ताबा बॉर्डर है उसके जरिए, या फिर जॉर्डन के जरिए हो, तो वहां से भी निकलने का रास्ता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे भाई है अधिकांश उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वो बने हुए हैं। भाई, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कैसी स्थिति होती है, क्योंकि आपके घर में तो यहाँ पर बंकर नहीं है, बॉम्ब शेल्टर में कैसे जाते हैं? हम यही पास में ही है बम शेल्टर, और यहाँ पे सब नॉर्मल है, ऐसा हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं करीबन 2 साल हो गया, और वार वगैरह चलती ही रहती है यहाँ पे। अच्छा, पिछली बार जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी ईरान की, उसमें और इसमें कितना अंतर नजर आ रहा है? उस वक्त ज्यादा दिक्कत थी, इस बार ज्यादा दिक्कत है, या फिर जो मिसाइल्स चलती है वो ज्यादा खतरनाक होती है? कैसी स्थिति रहती है? जैसे पहले था उस टाइम में, तभी हम लोग नए नए थे, हम लोग को कुछ समझ में ज्यादा नहीं आ रहा था, लेकिन जो भी वार हो रहा था वो बहुत गंभीर हो रहा था। मैं बलिया जिला से हूँ। बागी बलिया आजाद पहले, सबसे पहले अभी हुए थे। हम लोग भाई डरे नहीं है, यहाँ इजराइल में आए हैं, एकदम सुखी हैं। 2 साल हो गया, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ। मिसाइल गिरता है 10 मिनट पहले आता है मैसेज, हम लोग बंकर पकड़ लेता है। सड़क लगभग सुनसान है लेकिन भारतीय हैं, इनका जोश पूरा हाई है। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री से तो हम नहीं मिल पाए, लेकिन जिस देश में रह रहे हैं उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है। कई साथी ने तो ये भी कहा कि पसीना भी बहा सकते हैं, खून भी बहा सकते हैं। इस वक्त में तल अवीव के बाहरी इलाके में हूँ और हम इस वक्त हाइफा जा रहे थे, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सायरन है वो लगातार बज रहे हैं, और ऐसी स्थिति काफी समय से नजर आ रही है कि हर कुछ घंटों के बाद सायरन बजने की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गाड़ियों की स्थिति किस तरीके से है, क्योंकि जो यहाँ पर गाड़ियां हैं वो भी जहां तहां रुकती हुई मेरे पीछे आपको नजर आ जाएंगी, और गाड़ियां को रोक करके लोग अब निकलने लग गए हैं। सड़क देखिए कि मेरे पीछे जो पूरी सड़क है वो सुनसान हो चुकी है। यहाँ ये हालात है, और जो लोग हैं उन्हें नहीं पता कि कहाँ जाना चाहिए। मैं आपके कि जो यहाँ पे लोग हैं वो काफी हद तक डरे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सायरन रुकेगा। तो ये स्थिति है फिलहाल जो हमें तल अवीव में नजर आने लगी है कि किस तरीके से किसी भी समय सायरन बजने की शुरुआत होती आती है, और सड़कें देखिए पूरी तरह से सड़क सुनसान नजर आ जाती है। तो ये है इस वक्त जंग के हालात तल अवीव के, वहां पर कि किस तरीके से हालात जंग के कभी भी बन जाते हैं और कभी भी सायरन बज जाता है और सब लोग भाग जाते हैं। आप देखिए मेरे पीछे आपको एक भी शख्स नजर नहीं आएगा। रहमतगंज से राहुल डवास की रिपोर्ट। घरेलू रसोई गैस को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने नई अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जिन घरों में पहले से पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन मौजूद हैं, उन्हें अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब एक ही घर में पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखना गैर कानूनी माना जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से पीएनजी और एलपीजी दोनों सुविधाएं मौजूद हैं, उन्हें अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। इसके साथ ही जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन सक्रिय हैं, वे अब एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग या बुकिंग भी नहीं करा सकेंगे। नए नियमों के अनुसार पीएनजी कनेक्शन रखने वाला कोई भी उपभोक्ता नया घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं ले सकेगा जिसके पास दोनों कनेक्शन हैं।
वे एलपीजी सिलेंडर की रिफिल भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपना कनेक्शन भी विभाग को सरेंडर करना अनिवार्य होगा। सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तथा उनके वितरक ऐसे घरों में एलपीजी की आपूर्ति नहीं करेंगे जहां पीएनजी कनेक्शन पहले से ही मौजूद है। इस फैसले का उद्देश्य एलपीजी की सीमित आपूर्ति का बेहतर प्रबंधन करना और उन परिवारों तक सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करना है जिनके पास पीएनजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। दरअसल पीएनजी मुख्य रूप से बड़े शहरों और शहरी इलाकों में उपलब्ध है, जहां पाइपलाइन के माध्यम से अपेक्षाकृत सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल गैस मिलती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में अभी भी एलपीजी ही रसोई का प्रमुख ईंधन बना हुआ है। ऐसे में सरकार मानती है कि पीएनजी वाले घरों से एलपीजी की मांग कम होगी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर की उपलब्धता बेहतर हो सकेगी। सरकार के इस कदम को एक घर एक ईंधन की नीति की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि यदि उनके पास दोनों कनेक्शन हैं तो वे जल्द से जल्द अपने नजदीकी एलपीजी वितरक या कंपनी के पोर्टल के माध्यम से कनेक्शन सरेंडर कर दें। नियम का पालन करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बसपा प्रमुख मायावती ने आज काशीराम की जयंती पर अपने केंद्रीय कैंप कार्यालय पर उनकी प्रतिमा को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि कांग्रेस, भाजपा समेत समाजवादी पार्टी पीडीए जैसे फार्मूले लाकर दरअसल दलितों को लुभाने के लिए लगी हुई है, जबकि सभी वर्गों का असल विकास बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार में होता है। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को लेकर चल रही है और दलित समाज के लोगों के उत्थान की लड़ाई लड़ रही है। और कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये भी संदेश दिया कि 2027 की चुनावी तैयारी के लिए कार्यकर्ता पूरी तरीके से डट जाएं, जुट जाएं। कार्यकर्ता सत्ता की चाबी बहुजन समाज पार्टी के हाथ में दें ताकि आने वाले समय में भी पिछले सरकारों की तरह सभी वर्गों को लेकर बहुजन समाज पार्टी आगे चल सके, उनका उत्थान कर सके। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट था उसमें बड़ी भीड़ दिखाई पड़ी। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में आयोजित किया गया था। लखनऊ से वुडन सैफ हसन के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश। भरतपुर के नुमाइश मैदान में आकाश आनंद ने आज काशीराम की जयंती पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान आकाश आनंद ने कहा कि सत्ता में रहने वाली पार्टियां बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए नए नए विकल्प तलाश रही हैं। इसके साथ ही बहुजन समाज के लोगों के साथ हर जगह अन्याय हो रहा है। आकाश आनंद ने कहा कि दरअसल बहुजन समाज को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलना होगा और उनके बताए हुए रास्ते से ही सत्ता में वापसी हो सकती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को काशीराम लेकर चले थे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी। एक बार फिर जनता को एक साथ खड़े होना होगा और बहुजन समाज पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाना होगा। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने बहुजन समाज को सिर्फ जागरूक ही नहीं किया, बल्कि उसे एक ऐसी राजनीतिक ताकत बनाई कि आज हमारे समाज के बिना कोई सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकता है। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की उसी सोच को राजनीतिक हकीकत बनाया हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। उन्होंने उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। आकाश आनंद की जनसभा में बड़ी संख्या में बहुजन समाज के साथ सर्व समाज के लोग पहुंचे थे। वुडन सैफ हसन के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ 8। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान आज दिल्ली में कर दिया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज खुद मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के द्वारा तारीखों का ऐलान किया गया है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इसके अलावा असम की बात की जाए, पुडुचेरी की बात की जाए, केरला की बात की जाए और सबसे बड़ा राज्य की अगर बात की जाए तो उन तमाम जगहों पर महज 1 चरण में ही चुनाव किए जा रहे हैं। इस बार ये पूरी थ्योरी जो है
वो चुनाव आयोग ने बदल दी। पिछली बार पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे और इस बार महज 2 चरणों में चुनाव किए जा रहे हैं। वहीं 4 मई को सभी 5 राज्य और जो केंद्र शासित राज्य है उसके चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। आज दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसके दौरान ये तमाम जानकारी ज्ञानेश कुमार के द्वारा दी गई है। वहीं बताया गया है कि कुल 25 लाख से ज़्यादा स्टाफ्स और जो अधिकारी हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस है और चुनाव आयोग की टीम है जो शांतिपूर्ण चुनाव कराएगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेमशंकर के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट यूपी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की एसआई की परीक्षा में पहली बार बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन जो है वो कैंडिडेट्स का किया जा रहा है। आप देखें सामने जो बेंच लगी है वहाँ पर बायोमेट्रिक काउंटर बाकायदा बनाए गए हैं, जहाँ पर आधार ऑथेंटिकेटेड, आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक काउंटर बनाए गए हैं, जहाँ पर जब कोई कैंडिडेट पहुंचता है तो उसके आँख के रेटिना को स्कैन करके उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो जो कैंडिडेट वहां पर पहुंचा है वो वही कैंडिडेट है या कोई दूसरा कैंडिडेट है। गुजरे सालों में हमने देखा है कि किस तरह से कई बार एक कैंडिडेट के स्थान पर दूसरे जो कैंडिडेट होते हैं, दूसरे जो मुन्ना भाई होते हैं वो परीक्षा देते हुए पाए जाते हैं और उसके बाद किसी के स्थान पर कोई परीक्षा दे करके सफल हो जाता है। इस तरह की चीज़ें गुज़रे ज़माने में होती आई हैं, तो अब उसकी काट के लिए पुलिस की तरफ से, पुलिस बोर्ड की तरफ से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बनाया गया है। देखिए एक कैंडिडेट है यहाँ पर, पहले इनकी यहाँ पर गेट पर तलाशी ली जाती है और तलाशी के बाद ये जो है आप देखें किस तरह से सघन तलाशी उनकी ऊपर से नीचे तक जो कैंडिडेट्स यहाँ पर पहुँचते हैं वो की जाती है, ताकि अपने साथ कोई सामग्री, चूँकि कुछ अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है, तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, गैजेट्स हैं और तमाम ऐसी चीज़ हैं, इसके अलावा बेल्ट से लेकर के पर्स से लेकर के तमाम चीज़ें जो हैं अंदर ले जाना प्रतिबंधित होता है। उसके बाद सघन जांच के बाद जो कैंडिडेट होता है उसको आगे भेजा जाता है, उसके बाद उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के ज़रिए ये तय किया जाता है कि कैंडिडेट जो मौके पर पहुंचा है परीक्षा देने के लिए वही कैंडिडेट है या कोई दूसरा कैंडिडेट है। आप देखें ये कैंडिडेट अब वहां पर पहुंचे हैं जहां पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है और उसमें उनके आँख की रेटिना की स्कैनिंग की जाती है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये वही कैंडिडेट है। क्योंकि कई बार एक रैकेट हुआ करता था जो फ़ोटो मिक्सिंग करके दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर मुन्ना भाई, देखिए आप जो कैंडिडेट गए उनकी आँखों की स्कैनिंग चल रही है, तो गुजरे ज़माने में तमाम लोग दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते थे और फ़ोटो मिक्सिंग की जाती थी, जो कैंडिडेट्स है उसकी और जो मुन्ना भाई है उसकी फ़ोटो मिला करके ऐसी तस्वीर तैयार होती थी कि किसी कैंडिडेट के स्थान पर दूसरा कैंडिडेट परीक्षा देता था और बड़ी धांधली परीक्षाओं में होती थी। तो उसका तोड़ निकाला है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कि अब बायोमेट्रिक स्कैनिंग के ज़रिए, आँखों की स्कैनिंग के ज़रिए ही इस परीक्षा को, एक तरह से ये भी एक परीक्षा है, इसको पास करने के बाद ही जो कैंडिडेट है वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएगा। तो इसके बाद इस बात की गुंजाइश ना के बराबर है कि कोई कैंडिडेट जो परीक्षा देने आया उसके स्थान पर कोई दूसरा कैंडिडेट आ सकता है। तो पुलिस भर्ती बोर्ड में किस तरह से धांधली पर रोक लगे और किस तरह से जो परीक्षा है वो साफ सुथरे ढंग से तैयार हो, इसके लिए अब भर्ती बोर्ड की तरफ से टेक्नोलॉजी का सहारा भी यहाँ पर लेते हुए देखा जा सकता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। रुद्रप्रयाग में मौसम ने अचानक करवट बदल दी है। जनपद के निचले हिस्सों में जहां बारिश हो रही है तो वहीं केदारनाथ धाम सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी से धाम के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे धाम में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। कड़ाके की ठंड के बीच आईटीबीपी और पुलिस के जवान धाम की सुरक्षा में मुस्तैद नजर आ रहे हैं। बर्फबारी से केदार नगरी पूरी तरह से चांदी की तरह चमक रही है। मौसम के अचानक करवट बदलने से जहां गर्मी से निजात मिल रही है, वहीं चार धाम यात्रा की तैयारियां भी प्रभावित हो रही हैं। परवीन रावत, न्यूज़ स्टेट, रुद्रप्रयाग। दक्षिण दिल्ली के अंधेरिया मोड़ इलाके में रविवार सुबह आग लग गई।
आग की वजह से करीब 50 दुकानें जो हैं वो जलकर राख हो गई, जिसके बाद दिल्ली फायर सर्विस स्टेशन को ये जानकारी दी गई। आनन फानन में दिल्ली फायर सर्विस की करीब 10 दमकल की गाड़ियां जो हैं वो मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं फायर स्टेशन के द्वारा ये बताया गया कि उन्हें इस आग की सूचना सुबह 7:38 पे दी गई है, जिसके बाद आनन फानन में ये सभी गाड़ियां वहां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ये कॉल तकरीबन 7:30 बजे की सुबह की। तो पहले हमारा बसंतकुंज फायर स्टेशन का एरिया, तो वो सबसे पहले उन्होंने रिपोर्ट किया था। जो कंबस्टिबल मटेरियल है और एरिया को देखते हुए इसकी कैटेगरी को इमीडिएटली हमने बढ़ा दिया था। ये मिग 4 कैटेगरी की कॉल है। इंचार्ज हमारे एडीओ साहब भी आए थे, विनय साहब, और इसमें तकरीबन हमारी 8-9 गाड़ियाँ लग चुकी हैं अभी तक। 7:30 से अभी बस ऑलमोस्ट हमारे फायर एक्सटिंग्विश हो चुकी है। थोड़ा सा ये धुआं वगैरह उठ रहा है, इसको बस कूल डाउन कर रहे हैं। कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई किसी को चोट नहीं लगी है। बाकी 50-60 के आसपास दुकानें हैं जो थोड़ा ये तिरपाल और ये टेंट वगैरह काम था, तो आग वो फैलती चली गई एकदम से। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट, यूपी यूके। उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर इस पर्व की धूम रही, जहां इस पर्व में बच्चों ने पारंपरिक लोक गीतों के साथ साथ जो दहलीज पर फूल रखकर बड़ों का आशीर्वाद लिया, तो वहीं बड़ों ने भी इस पर्व पर बच्चों को भेंट स्वरूप पैसे और दूसरे उपहार दिए। माना जाता है कि जो फूलदेई का त्यौहार होता है, फूलदेई के त्यौहार को बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर्व की सभी को बधाइयाँ दी और उनके घर पर आकर जिन बच्चों ने दहलीज पर चावल और फूल रखे थे, उनको भी उपहार स्वरूप भेंट किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह त्यौहार प्रकृति प्रेम का एक जीता जागता उदाहरण है और इस उदाहरण के साथ ही ये मान सकते हैं कि उत्तराखंड में हर पर्व की एक मान्यता होती है और एक वजह होती है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही इस पर्व को मनाया जाता है। उन्होंने प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं भी दी। न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से महावीर नेगी। 19 मार्च अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। इस दिन हिंदी नववर्ष की शुरुआत हो रही है और इस दिन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में होंगी और राम मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना करेगी। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन और ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि जितने भी वीवीआईपी या वीआईपी होंगे, उनके जो अंगरक्षक होंगे वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही कोई भी हथियार, अस्त्र शस्त्र या तलवार, चाकू किसी भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि ये नियम सिखों पर लागू नहीं होगा, वो कृपाण लेके जा सकते हैं। उसी दिन नवरात्र की शुरुआत हो रही है और माना जा रहा है कि भारी संख्या में जो मेहमान होंगे वो व्रत होंगे और व्रत के लिए ट्रस्ट ने व्यवस्था की है कि जो भी फल है, मूंगफली का दाना है, मखाना है, वो सब इत्यादि जो है वो राम मंदिर परिसर मौजूद रहेगा। पीने के पानी की भी व्यवस्था की जा रही है। तो कुल मिला के ट्रस्ट ने यह फैसला लिया है कि सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी अंगरक्षक हैं वो बाहर रहेंगे, किसी के अस्त्र शस्त्र अंदर नहीं जाएंगे और नवरात्र के पहले दिन की जो व्रत की व्यवस्था है वो ट्रस्ट पूरी तरह से व्यवस्था कर रहा है ताकि किसी श्रद्धालु को, किसी मेहमान को कोई दिक्कत न हो। भोपाल नगर निगम में करोड़ रुपए का बिल का भुगतान हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ। अब इस पूरा मामला लोकायुक्त में पहुंच चुका है और लोकायुक्त की टीम लगातार नगर निगम के अधिकारियों पर शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही है। इतवार का दिन है और लोकायुक्त ने छापामारी कार्रवाई की है। आप तस्वीरों में देखिए, केंद्रीय कर्मशाला नगर निगम का यह दफ्तर है जहां पर लोकायुक्त की टीम पहुंची है। बताया जा रहा है कि करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोकायुक्त के अधिकारी छापामार कार्रवाई करने के लिए यहां पे पहुंचे हैं। अंदर दस्तावेज देखे जा रहे हैं। बीते दिनों कंप्यूटर शाखा में छापा मारने के बाद वित्त विभाग के अधिकारी गुणवंत सेवतकर को हटाया गया था और ये पाया गया था कि काम नहीं हुआ, लेकिन भुगतान कर दिया गया और भुगतान भी करोड़ रुपये का हुआ है। जिसके बाद नगर निगम के कई अधिकारी रडार पर है और ये जांचा जा रहा है कि आखिर इस पूरे भ्रष्टाचार में, इस पूरे घोटाले में आखिर कितने अधिकारी इसके अंदर लिप्त है। हालांकि लोकायुक्त लगातार जांच कर रही है और आने वाले समय में कई और भी धुंधली तस्वीरें साफ होती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नगर निगम किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया हो। इसके पहले भी नगर निगम कई मामले में इसी प्रकार से लिप्त पाया गया है, लेकिन दिलचस्प बात है कि करोड़ रुपए का भुगतान किया गया,
और भुगतान भी ऐसे कामों का किया गया जो जमीनी स्तर पर पहुंचे ही नहीं। यानी कि कागजों में काम हुआ, विकास कार्य हुआ, लेकिन विकास कार्य केवल कागजों में दिखाया गया, जमीनी स्तर तक पहुंच ही नहीं पाया, जिसका करोड़ रुपए का भुगतान भी हुआ। लोकायुक्त आयुक्त अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही कई बड़े खुलासे करती हुई दिखाई देगी। सहयोगी अभय के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।